नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा मॉक टेस्ट 8 है और इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को लगातार करते रहते हो तो आप पाओगे, जब आपका एग्ज़ाम होगा, जिस दिन एग्ज़ाम होगा, तो शाम को देखोगे ना तो बड़े सुकून की नींद से आप सो पाओगे, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो अपने ही मॉक टेस्टों से देखने को मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट लगातार चलते रहेंगे, बस संडे के दिन मॉक टेस्ट नहीं आया करेंगे। संडे के दिन हम प्लान करते हैं एक मैराथन क्लास का, तो संडे को आपको मैराथन क्लास देखने को मिला करेगी। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का शुद्ध संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए है, पो प्लस अन। क्या संधि विच्छेद है? पो प्लस अन। और इसमें अगर पवन शब्द में संधि की बात कर लें तो कौन सी संधि है इसमें? तो दोस्तों, इसमें अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। जैसे कि अयादी संधि के और उदाहरणों की बात कर लेते हैं, जैसे पवित्र शब्द है। क्या शब्द है? पवित्र शब्द है। तो पवित्र शब्द को जब हम तोड़ने जाएंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तो पो प्लस इत्र। और दूसरे शब्दों की तरफ चलते हैं, जैसे नयन शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, तो नयन शब्द भी अयादी संधि का उदाहरण होता है। अगर इसे हम तोड़ने जाएंगे तो वो कैसे टूटेगा? ने प्लस अन। ये संधि विच्छेद इसका सही हो जाएगा। उसके बाद गायक शब्द आपने सुना होगा, तो गायक कैसे टूटेगा? तो गाय प्लस अग, ये गायक हो जाएगा। तो ये अयादी संधि के उदाहरण होते हैं। जैसे पवन जो है अयादी संधि का भी उदाहरण है, और पवन टूटेगा कैसे? तो पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जंगल में लगने वाली आग, इस वाक्यांश का एक शब्द बतलाएं। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भाई दावानल। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। अगर जठरानल की बात करें तो ये कहते हैं पेट में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरानल। और अगर बात करें बड़वा नल की, तो समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सकल। सकल का अर्थ क्या होता है? यानी इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जैसे सकल सकल बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस है, और जब हम बोलते हैं तो इसे पहचान नहीं हो पाती। तो इनका अच्छे से अर्थ पूछा है, क्या अर्थ इनका रहने वाला है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण, और इस सकल का मतलब होता है अंश। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जिसमें सकल में से सपेरे वाला सकल है तो उसमें तो आ जाएगा संपूर्ण उसका अर्थ, और जो सलजम वाला से है उसमें आ जाएगा, उसका अर्थ होता है उस सकल का अंश। अगर बात कर ली जाए कला और कृति की, तो कला और कृति का अर्थ क्या होता है? कौशल और रचना। अगर सन और संवत की बात करी जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? तो वर्ष और देशी वर्ष। सन का माने वर्ष होता है और संवत का माने क्या होता है? देशी वर्ष। और सबल और निर्बल की बात करी जाए तो सबल का मतलब तो होता है शक्तिशाली। सबल का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। और अगर निर्बल की बात करी जाए तो कमज़ोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंबर का अर्थ आकाश होता है। अंबर का अन्य अर्थ क्या होता है? भाई, अंबर का जो है अर्थ वो आकाश होता है, तो इसमें उसका अन्य अर्थ और पूछा है अंबर का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र। देखिए, अंबर का अर्थ आकाश होता है, यह एक अनेकार्थी शब्द है। और अंबर के अन्य अर्थ, अगर अंबर के अन्य अर्थों की बात करी जाए तो जैसे वस्त्र हो गया, तो वस्त्र तो हमारे को आंसर चाहिए ही था। और कपास हो गया, एक इत्र हो गया, और अभ्रक हो गया, एक नज़र, मेघ आदि, ये सब अंबर के जो है अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या है? यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निशिचर। यातुधान का पर्यायवाची शब्द निशिचर है। तो यातुधान किसे कहते हैं? जो राक्षस होता है, राक्षस प्रवृत्ति के होती हैं। अगर यातुधान के और पर्यायवाची की बात करें निशिचर के अलावा, तो राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी, रजनीचर, ये सभी यातुधान के पर्यायवाची हैं। अगर वसन के पर्यायवाची की बात करें
तो कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर ये वसन के पर्यायवाची हैं। अगर आग के पर्यायवाची की बात करें तो अग्नि, अनल, पावक, वहनी, हुतासन ये आग के पर्यायवाची हैं। अगर अश्व की बात करें, अश्व के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो घोड़ा, तुरंग, वाजी, घोटक, हय, सैंधव, रविसुत ये अश्व शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। अश्व माने घोड़ा होता है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो अश्व जो है ये संस्कृत का शब्द है, अगर इसका हिंदी में भी देखोगे तो घोड़ा होगा अश्व माने। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विराट का विलोम शब्द क्या होगा। तो विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होगा। देखो विराट माने क्या होता है, तो विराट माने बहुत बड़ा, यानी कहते हैं ना उसका विराट रूप है, और क्षुद्र माने बहुत कम, तो विराट का विलोम क्षुद्र होता है। अगर बात करी जाए वृहत की, तो वृहत का विलोम तो लघु एवं छोटापन का विलोम बड़ापन होता है। छोटेपन का अगर पूछ लेना आपसे छोटेपन का, तो बड़ापन आप बता ही दोगे विलोम। अगर वृहत पूछ ले, इस वृहत का जो विलोम है वो क्या होगा, लघु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। धातु पर किस प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनते हैं। ता, धातु पर ता प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनती हैं। देखिए धातु या मूल शब्द में कृत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय जोड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। मूल शब्द में ता कृत प्रत्यय जोड़ने से वर्तमान कालिक कृदंत बनता है। अगर मूल शब्द की एक बात कर लेते हैं, एक मूल शब्द हम लेते हैं, जैसे लिख क्या है, एक मूल शब्द है। लिख क्या हो गया, मूल शब्द है। अगर इसमें कृत प्रत्यय जोड़ देते हैं प्लसता, तो क्या हो जाएगा, लिखता हो जाएगा ना। तो उसका जो है अर्थ बदल जाएगा। जैसे पढ़ एक मूल शब्द है, उसमें ता जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ता हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो सुपुत्र में उपसर्ग है। ये सु जो है ये उपसर्ग है, सुपुत्र में सु उपसर्ग है। अधर्म में ए जो है उपसर्ग है। देखो किसी शब्द से जब हम उपसर्ग हटाते हैं या किसी शब्द से हम प्रत्यय हटाते हैं तो मूल शब्द बच जाना चाहिए। अब हम सुकर्म से जब उपसर्ग हटाएंगे तो कर्म जो है ये क्या बच जाएगा, ये मूल शब्द बच जाएगा। सुपुत्र में से सु हटा लेंगे हम, सु उपसर्ग, तो पुत्र जो है क्या बच जाएगा, ये मूल शब्द बच जाएगा। अधर्म में से अ उपसर्ग हटा लेंगे तो धर्म क्या बच जाएगा, मूल शब्द। पर मिलान में से अगर मी हटा ले में, तो लान क्या मूल शब्द है, तो लान तो कोई मूल शब्द नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो मिलान में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, निम्नलिखित शब्दों में एक तत्सम शब्द है, उसे चयनित कीजिए। एक जो है तत्सम शब्द है, उस शब्द को हमें चयनित करना है, यानी उस पर हमें क्लिक का चिन्ह लगाना है। तो भाई कुपुत्र जो है एक तत्सम शब्द है, उसने तत्सम पूछा ना, तो कुपुत्र क्या हो जाएगा, एक तत्सम शब्द हो जाएगा। और अगर बाकी की बात करी जैसे ओतार, घड़ा, गुफा, ये तद्भव शब्द हो जाएंगे। ओतार, घड़ा, गुफा तद्भव हैं, और कुपुत्र जो है ये तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव आप जानते ही होगे, मुझे उम्मीद है मैंने पिछले मॉक टेस्ट में भी आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। तो भाई कैसे शब्द हैं ये योग रूढ़ शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, पंकज और जलज योग रूढ़ शब्द हैं। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं शब्दों के बारे में, क्या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो भाई रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। योग रूढ़ हो जाता है, यौगिक हो जाता है, और रूढ़ शब्द हो जाता है। देखो योग रूढ़ कौन से शब्द होती हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं जो शब्द जो सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। उसके बाद यौगिक शब्दों की बात कर लेते हैं। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्दों को यौगिक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो जैसे विज्ञान होता है, तो विज्ञान को जब आप तोड़ोगे वी प्लस ज्ञान, तो ये कैसा शब्द है, यौगिक। प्रयोगशाला, प्रयोग प्लस शाला, ये कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। पर योग रूढ़ ऐसा नहीं होता, योग रूढ़ किसी और का अर्थ देता है। जैसे पंकज, जलज, ये किस चीज़ का अर्थ दे रहे हैं, ये कमल के पर्यायवाची है ना, जो पंकज जलज है, तो ये
कैसे शब्द हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। और रूढ़ शब्दों की बात करें तो जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, जैसे दिन, रात, घर। भाई रूढ़ शब्द तो ऐसे होती हैं, क्या अगर आप इन्हें तोड़ नहीं सकते, रूढ़ शब्दों का आप दिन का क्या तोड़ोगे, रात शब्द है उसका क्या तोड़ोगे, जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते, जो किसी और चीज़ का अर्थ भी नहीं देते, वो कैसे शब्द हो जाएंगे? वो रूढ़ शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इस रेखांकित का कारक बताइए। यानी कपड़ा जो है इसमें कारक कौन सा है? तो इसमें कारक कर्म कारक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक है। देखिए, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में रेखांकित पद जो दे रखा है ये कर्म कारक है, और जिस क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम बात कर ले कर्ता कारक की, तो कर्ता कारक कौन से कारक होती हैं? तो कर्ता अर्थात करने वाला, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या है? ने है। इसकी विभक्ति क्या है? ने है। जैसे राम ने ऐसा कहीं लिखा हुआ जाएगा तो कर्ता कारक, और अगर रोटी आ जाए तो कर्म कारक, खाई ये क्रिया हो जाएगी। कोई सेंटेंस जैसे होगा ना, क्या राम ने रोटी खाई, तो राम ने ये कर्ता हो गया ना, राम ने, रोटी क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। यानी ये कर्म क्या है? रोटी खाने का। और खाई क्या है? ये क्रिया हो गई। और अगर बात कर ली जाए करण कारक की, तो करण कारक क्या होता है? कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या है? से तथा के द्वारा है। करण की विभक्ति चिन्ह क्या है? से तथा के द्वारा है। जैसे मोहन ने पेन से लिखा, तो करण कारक इसमें आ जाएगा। और अगर अधिकरण कारक की बात कर लें तो अधिकरण कारक कौन सा होगा? तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने का आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में तथा पर है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है अधिकरण कारक की? में तथा पर है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। तो मैंने तीनों कारक जो और भी हैं इनके बारे में समझा दिया है। बाकी मैंने इनके सारे विभक्ति चिन्ह भी आपको बता दिए हैं पिछले मॉक टेस्ट में। भाई अगर लगातार आप जुड़े हुए हो तो आप चीज़ों को समझ अच्छे से पा रहे होगे। लेकिन अगर आज पहली बार इस सेट को देख रहे हो तो अगर आप आज से भी जुड़े हो और आगे जुड़े रहोगे तो चीज़ों को धीरे धीरे अच्छे से समझना शुरू कर दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? छाती के बल चलने वाला, इसके लिए एक शब्द उरग है। क्या है भाई? उरग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उरग क्या होता है? उरग अगर आपसे पूछ लिया जाए उरग, तो उरग सांप का पर्यायवाची शब्द भी है। उरग जो है सांप का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। और आपने देखा भी होगा भुजंग भी क्या होता है? ये भी भुजंग का अर्थ सांप होता है। अगर कुरंग की बात कर ले तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? हिरन हो जाता है। और तुरंग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ घोड़ा हो जाता है। पर उरग जो है ये सांप का पर्यायवाची शब्द भी है, और छाती के बल चलने वाले को हम उरग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? भाई एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, 3 वाच्य होते हैं, जैसे कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे तो एक क्वेश्चन वाच्य से देखने को मिलेगा। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कर्मवाच्य मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें कर्मवाच्य है। मैं लेख लिखता हूँ और रमेश कपड़े धो रहा है। मैं लेख लिखता हूँ और रमेश कपड़े धो रहा है। ये वाक्य किसके होंगे? ये कृतवाच्य के उदाहरण हैं। तथा राधा से चला नहीं जाता, राधा से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। ये 4 एग्जाम्पल हैं। चारों एग्जाम्पल में 3 वाच्य आ चुके हैं। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा। राधा से चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। मैं लेख लिखता हूँ और रमेश कपड़े धो रहा है,
इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो इसमें कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। तो स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सी तो नहीं होगा किसी कीमत पर भी, बाकी बी भी नहीं होगा। इसमें स्त्रियों होगा या स्त्रियां होगा? तो भाई इसका सही आंसर स्त्रियां होगा, यानी बाद में या लगेगा, यो नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, स्त्रियां होगा। अगर हम कुछ ऐसे शब्दों की बात कर लेते हैं जिनके बाद में या लगता है, जैसे तिथि है। तिथि जो दिनांक होता है, तो तिथि को बहुवचन बनाओगे तो तिथियां लग जाएगा। नीति का बहुवचन बनाओगे तो नीतियां लग जाएगा। नारी का बहुवचन बनाओगे तो नारियां लग जाएगा। और डिबिया का बनाओगे, जैसे ये डिबिया शब्द है, डिबिया शब्द है, ये तो हो गया एक वचन। अगर आप इस डिबिया का बहुवचन बनाना चाहते हो तो यह के ऊपर अनुस्वार लगा दो। चिड़िया का बनाना चाहोगे तो वही चिड़िया हो जाएगा। गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा। घर का घरों हो जाएगा। घर जो शब्द है, जो घर शब्द है, अगर इसका आप बहुवचन बनाना चाहते हो तो इसका घरों हो जाएगा। और जी मुनि का मुनि वृंद हो जाएगा। अगर मुनि शब्द आ जाए तो मुनियो नहीं होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मुनि शब्द आपको देखने को कहीं मिल जाए तो मुनि का अगर बहुवचन बनाना चाहते हो तो मुनि मुनि वृंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुनि वृंद हो जाएगा भाई। और गली का गलियां हो जाएगा। नदी का नदियां हो जाएगा। साड़ी का साड़ियां हो जाएगा। श्रीमती का श्रीमतियां हो जाएगा। श्रीमती का क्या हो जाएगा? श्रीमतियां हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या आ गया इसमें? समय को दर्शा रहा है कि मैं रोज पढ़ता हूँ। भाई मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखो, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं, किसी क्रिया के होने का समय बताते, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना हो रही है, उसका समय बता रहे हैं इनका, मैं रोज पढ़ता हूँ, तो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कहीं पर आपको शब्द दिखाई दे जाए, जैसे किसी वाक्य में वहां पर क्रिया विशेषण पूछ ले और शब्द हो, परसों लिखा हुआ हो, पहले, पीछे, कभी, अब तक, ये शब्द दिखाई दे जाएं, तो आप मानना उसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो विशेषण होते हैं ज- जो किस जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराएं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाती हैं। अगर परिणामवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराती हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहती हैं। जैसे परिमाणवाचक में कुछ शब्द हैं, अगर वो दिखाई दे जाते हैं वाक्य में, तो जैसे कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, तो आप समझ जाना क्या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिया के किस मूल को क्या कहते हैं? क्रिया के किस मूल को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। काल किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस से हमें उसके पूर्ण होने का और पूर्ण न होने का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। और अगर क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये याद रख लेना है आपको, क्या क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। यही पूछा था सिंपल क्वेश्चन, क्या क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो भाई सही आंसर हो जाएगा जो, वह। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी कुछ भी, सब कुछ, कुछ न कुछ, ये कैसे हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। पर अगर बात करी जाए जो और वह की, तो भाई ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो और वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है हिमालय जो है।
संज्ञा के बारे में कल मैंने अच्छे से बताया था, हर तरीके की संज्ञा के बारे में बताया था। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों होती है, जैसे राम है, रमेश है, ये कैसे नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही तो आ जाएंगे, क्योंकि हिमालय जो है हम कहेंगे कि भाई हिमालय कहाँ पर है, तो हिमालय के एक नाम है। अगर हम कह देते हैं पर्वत है, तो पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आने का, पर्वत जातिवाचक में आ जाएगा। अगर कह दी जाए हिमालय पर्वत, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करना, जिस चीज़ का नाम रखा हुआ है ना वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, और जिसका नाम नहीं है, पर्वत तो बहुत सारे हैं, पर्वत तो बहुत देशों में है, तो वो जाति में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द निम्नांकित में से कौन सा है? तो भाई अंतर्धानी ये शुद्ध शब्द है, बाकी जितने भी शब्द हैं ये अशुद्ध शब्द हो जाएंगे। देखो कभी भी अगर शुद्धिकरण का शब्द आ जाए, जो एक शब्द देता है, पूछ लेता है क्या किस में त्रुटि है किस में त्रुटि नहीं, तो कभी भी आप ऐसे शब्दों को पढ़ा करें ना, तो अशुद्ध शब्दों को मत पढ़ा करो, हमेशा शुद्ध शब्दों को पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर सकते आप। कभी भी अशुद्ध शब्दों को पढ़कर शुद्ध शब्द मत देखो, हमें सिर्फ शुद्ध शब्द ही पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, जहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर भाई पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब पूर्ण विराम चिन्ह जो होता है कैसा होता है? जब हम कुछ लिखते हैं तो भाई पूर्ण विराम ही लगाते हैं ना, इस तरीके से। जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो उसके बाद इस तरीके का पूर्ण विराम लगा देंगे, क्योंकि इसने कहा है ना जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जो वाक्य था उसकी गति ने अंतिम रूप ले लिया, नहीं वाक्य का अंत हो गया, और विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? तो इस तरीके से कोमा लगता है। कैसे कोमा लगता है? इस तरीके से कोमा लगता है अल्प विराम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। देखो अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम ये तो अल्प विराम हो गया। अर्धविराम की अगर मैं बात बता दूं तो अर्धविराम ऐसा होता, एक बिंदु रहेगा उसके बाद में इस तरीके से कोमा लगेगा, तो उसे कहते हैं हम अर्धविराम। अल्प विराम एक कोमा लग जाएगा। पूर्ण विराम क्या हो जाएगा? एक डंडा इस तरीके से खिंच जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन से शब्द में रै व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रै व्यंजन नहीं है? भाई थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21 को। तो रै व्यंजन किस में नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम और मातृभूमि, ये शब्द दे रखे हैं, और रै व्यंजन नहीं है। तो भाई ऑप्शन नंबर डी, मातृभूमि में रै व्यंजन नहीं है। अब मैं मातृभूमि को अगर तोड़ने की कोशिश करूं दोस्तों, तो जिसे आप रै समझ रहे हो ये रै नहीं होता, ये क्या होता है? ये वाला ऋषि वाला चिन्ह है जो ये दे रखा है। बाकी तो आपको अगर मात्र में देखोगे तो मात्र कैसे टूटेगा? पहले वाले को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो मैं प्लस, अगर मैं में नीचे हलंत लगा दोगे, उसके बाद आ प्लस तय और प्लस रै, क्या हो जाएगा भाई? रै। इस तरीके से मात्र शब्द हो जाएगा। क्रम में भी रै दिखाई दे रहा, मूर्धा में भी रै दिखाई दे रहा, पर रै व्यंजन किस में नहीं है? मातृभूमि में, क्योंकि यहाँ ऋषि दे रखा है, रै नहीं दे रखा मातृभूमि में। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो जब हम पढ़े हुए होते हैं तो क्वेश्चन को कर जाते हैं, वरना दिक्कत हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यास हैं और ये भगवती चरण वर्मा ने लिखे हैं। भगवती चरण वर्मा की बात करी जाए तो ये एक व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी बहुत सी कृतियां हैं, जैसे चित्रलेखा आपने सुनी होगी, पतन, और जी 3 वर्ष, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत राम गोसाई आदि। बाकी ये 3 दे ही रखी हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब क्या है, पद्यांश पढ़ना है हमें और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। आप सभी जानते होंगे पद्यांश क्या होता है। कविता की कुछ लाइनें होती हैं जिन्हें हम पद्यांश कहते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे। मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तूने ऐसी आन कर पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 23 है। इस पद्यांश के आधार पर ही हमें इसका आंसर जो है बताना है। तो भाई, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया जा रहा है। तो किस विशेषता की ओर संकेत किया जा रहा है, वो किया जा रहा है अनिश्चितता की ओर। किस तरफ भाई, अनिश्चितता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सुख और दुख। सुमन सुख और कंटक दुख का प्रतीक है। इस जो कविता में ये शब्द आए हैं, हालांकि आपने सुन रखा होगा सुमन किस चीज़ का भी पर्यायवाची होता है, ये फूल का पर्यायवाची होता है। पर इसने कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के लिए प्रतीत है, तो सुख और दुख के लिए प्रतीत हुए हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हर स्थिति में आगे बढ़ने की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है। अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, ये इस मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27। चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार की अगर बात करी जाए तो इसमें रूपक अलंकार है। देखिए, इस काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। इसके लिए तीन बातों का होना आवश्यक होता है। कौन कौन सी तीन बातें हैं वो, जैसे उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप हो जाना और उपमेय का भी साथ साथ वर्णन किया जाना। तो चरण कमल बंदो हरिराई, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो रूपक अलंकार है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा। तो वो रोला कहा जाएगा। देखिए, ये सममात्रिक छंद है रोला जो है, और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है। कौन सा छंद कहलाता है, तो वो रोला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य इनमें से अशुद्ध है। तो भाई सही आंसर इसका हो जाएगा इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये वाक्य जो है अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या शब्द है, इन दोनों में केवल केवल शब्द नहीं आएगा, आना चाहिए था इन दोनों में यही अंतर है। अगर इस तरीके से होता तो हमारा जो ये वाक्य था ये शुद्ध हो जाता। बाकी सारा राज्य उसके लिए थाती था, ये थाती नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये सारा राज्य उसके लिए राजी होना चाहिए, राजी था। और ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ये जो वाक्य हैं हमारे ये शुद्ध हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो केवल शब्द है वो नहीं जोड़ना चाहिए, ये होता इन दोनों में यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है।
निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो प्रिय सखा। प्रिय सखा जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अगर कुछ और एग्जाम्पल की बात कर ली जाती है, जैसे नील कमल, शीतोष्ण, महात्मा, पीताम्बर, सज्जन, का पुरुष और नीलोत्पल, ये कैसे हो जाएंगे? ये सभी कर्मधारय समास हो जाएंगे। अब पीताम्बर शब्द जो दे रखा है ना, ये पीताम्बर शब्द में अगर आपने चीज को क्लिक किया होगा तो पीताम्बर शब्द जो होता है ये बहुवीरी समास में भी आ जाता है। पर पीताम्बर में अगर पीताम्बर शब्द दे दिया तो आपको कर्मधारय और बहुवीरी दोनों ऑप्शन नहीं देगा। अगर उसने ये पूछ लिया इस तरीके से पीताम्बर, देखो पीताम्बर का अर्थ होता है पीले वस्त्र पहने हैं जिसने, उसे पीताम्बर कहते हैं, तो हो गया कर्मधारय समास। अगर उसने कह दिया पीले हैं वस्त्र जिनके अर्थात श्री कृष्ण, तो यह बहुवीरी समास हो जाएगा। बहुवीरी में आपको पता होगा कि किसी तीसरे के बारे में बात का जिक्र होता है। और अगर बात कर ली जाए ये कामचोर शब्द की, तो कामचोर शब्द क्या होता है? काम से चोर, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अगर बात कर ली जाए सहपरिवार की, तो जो परिवार के साथ हो, जो परिवार के साथ हो सहपरिवार, तो ये बहुवीरी समास का उदाहरण है। और अगर आजन्म की बात कर ली जाए, तो आजन्म का मतलब होता है जन्म पर्यंत, तो इसमें अव्यय भाव समास हो जाएगा। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा। हमारे 30 क्वेश्चन हिंदी के हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों के बारे में। तो भाई रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिए गए कथन और तर्क को ध्यान से पढ़ें, उस तर्क का चयन करें जो मजबूत है। ये कथन है, क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए? अब इनके तर्क देख लेते हैं एक बार। तर्क नंबर 1 है, हाँ, इससे विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इन्होंने कहा है शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए, और पहले में कहा गया हाँ कर देनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला तर्क तो अपना गलत हो जाएगा। अब दूसरे तर्क की तरफ देखते हैं। दूसरा तर्क है, नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माणात्मक वर्षों को कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएंगे। तो ये वाला जो तर्क है हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल तर्क 2 मजबूत है, यानी सेकंड वाला तर्क ही अपना मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको पता चलता है कि आपके एक चचेरे भाई ने अपने 1 साल के बच्चे को अनिवार्य टीका नहीं लगवाया है। इस स्थिति में आपका सबसे अधिक तार्किक उत्तर क्या होगा? तो आप बाद में चचेरे भाई से टीका लगवाने के लिए कहेंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है अनिवार्य है टीका लगवाना 1 साल के बच्चे को, तो बाद में लगवाने का तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, आप उसे प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे, तो ये सही है हमारा, क्या टीका लगवाने के लिए कहेंगे और कहेंगे कि डॉक्टर से मिलो। आप उनकी गलती के लिए नवजात शिशु के माता पिता दोनों को अपमानित करेंगे, तो अपमानित नहीं करेंगे। आप उन्हें बताएंगे कि यह चिंता का विषय नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि आप उसे प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, विकल्प में से लापता संख्या चुनिए। ये दे रखी है संख्या, और ये विकल्पों में से हमें वो संख्या चुननी है जो इसके आगे आएगी। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले देखना, जैसे एल से एम की तरफ जाएंगे तो 1 बढ़ेगा, एम से एन की तरफ 1 बढ़ेगा। पर उससे पहले ये देख लेते हैं, जैसे एम से एम की तरफ गए हम, उसके बाद एन से एन की तरफ गए,
उसके बाद ओ से ओ, क्योंकि यहाँ पर एम एम के बीच में एक संख्या है, यहाँ पर एन एन के बीच में दो संख्या हो गई ओ पी, तो यहाँ पर ओ से चलना है क्योंकि बीच में तीन संख्या आनी चाहिए। तो कन्फर्म हो गया कि पहले ओ आएगा, यानी इस ओ से जब इधर चलेंगे तो पहले ओ आ जाएगा। तो ओ तो वैसे पहले ऑप्शन में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहला लॉजिक तो यही है। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। जैसे ये m है, इस m से इस m की तरफ जाओगे तो बीच में सिर्फ n बचा। फिर इस n से इधर n की तरफ जाओगे तो बीच में दो संख्याएं बच गई OP। तो अब तीन संख्याएं बचनी चाहिए। तो O से जब जाएंगे अपन तो तीन संख्याएं बचनी चाहिए और वही संख्या आनी चाहिए जिससे हम चलें। जैसे m से चले थे तो m पर रुके, n से चले तो n पर रुके, O से चलेंगे तो O पर रुकेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है अपना ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, ये वक्तव्य दे रखा है। क्या छोटे बच्चों पर इतना भारी स्कूल बैग लादा जाना चाहिए? फिर उनके तर्क देख लेते हैं कि तर्क क्या क्या दे रखे हैं। पहला तर्क है हाँ, भारी बैग का अर्थ है अधिक ज्ञान। तो बिल्कुल गलत है। भारी बैग का अर्थ अधिक ज्ञान नहीं होता है। दूसरा, नहीं, भारी स्कूल बैग से बच्चों की शारीरिक मुद्रा खराब हो जाती है। तो ये सही हो जाएगा हमारा कि अगर ज़्यादा भारी बैग बच्चों को दोगे तो उनकी जो शारीरिक मुद्रा है, जो स्ट्रक्चर है, वो खराब हो सकता है। तीसरा, हाँ, ज्ञान अर्जन के लिए बच्चों को अनुकूलित होना चाहिए। तो ये भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, नहीं, एक भारी बैग से कभी भी ज्ञान संग्रहण सुनिश्चित नहीं होता। तो बिल्कुल सही है। यानी हमारा दूसरा तर्क और चौथा तर्क जो है सही हो जाएंगे। अगर बात करें तो दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। दूसरा और चौथा तर्क हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न आकृतियाँ दे रखी हैं ये, अब उत्तर आकृतियाँ में छांटनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इनके चित्रों की पहचान हो जानी चाहिए कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये बंद है इस तरीके से, तो ये खुल गया था। फिर ये बंद है तो ये दोस्तों ये खुल जाएगा। तो देखो जिस तरीके से ये खुला है इस तरीके से तो नहीं होगा, क्योंकि ये किस तरीके से खुला है, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ही आएगा। और तो आंसर जो अपना ए या बी में से करेक्ट हो जाएगा। अब अगर तीर के चिन्ह की बात करें तो तीर के चिन्ह में क्या है, जो तीर है ना, तीर के जो सिर वाली रेखा है वो 90 डिग्री घूम रही है। तीर की जो सिर वाली रेखा वो 90 डिग्री घूम रही है, और पूंछ वाला जो डिजाइन है, जो तीर के पूंछ वाला डिजाइन है, वो 180 डिग्री पे घूम रहा। तो इस तरीके से राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? तीन कथन और उनसे संबंधित तीन निष्कर्षों 1, 2, 3 दिए गए हैं। तो हम कथन ही पढ़ लेते हैं, कथन के बाद निष्कर्ष पढ़ लेंगे। अगर कथन देखते हैं तो सभी पेंटिंग डिजाइन है, सभी पेंटिंग डिजाइन है, सभी डिजाइन घर हैं, सभी डिजाइन होम हैं, सभी घर वस्तुएं हैं, सभी होम वस्तुएं हैं, सभी डिजाइन वस्तुएं हैं, सभी डिजाइन वस्तुएं तो सही हो जाएगा। कुछ घर पेंटिंग है, कुछ घर कुछ घर पेंटिंग है, तो बिल्कुल कुछ घर पेंटिंग है। कुछ पेंटिंग घर नहीं है, कुछ पेंटिंग घर नहीं है, तो पेंटिंग तो सारी ये घर है, क्योंकि पेंटिंग तो घर के अंदर आ गई, तो सारी पेंटिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष एक और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि शादी के समय यह अनुपात 5:3 था तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। देखिए, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 दे रखा है। तो 4:3 दे रखा है। मेल एंड फीमेल की बात कर लेते हैं।
तो 4x और फीमेल का 3x। 4 वर्ष बाद ये अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो 4x/3x प्लस 4, इसमें भी 4 जोड़ दो, फिर क्या हो जाएगा 9:7 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं यहाँ से, 7 चौक 28 प्लस 7 चौक 28 और 9 तिया 27x प्लस 9 चौक 36। अगर यहाँ से अब जब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमारे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब इसने कहा क्या है, यदि शादी के समय यह 5:3 था तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो शादी के समय अनुपात ये 5:3 था। तो अगर वर्तमान की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो वर्तमान में 4:3 दे रखा है। तो 8 चौक 32 और 8 तिया 24, यानी 32-24 के हैं, यानी जो पुरुष है उसकी एज वर्तमान समय में 32 साल है और महिला की 24 साल एज है। शादी कितने वर्ष पूर्व हुई, हम मान लेते हैं कि x वर्ष पूर्व हुई थी। कितने वर्ष पूर्व हुई थी, x वर्ष पूर्व हुई थी। तो यहाँ पर 32 रखो, नीचे 24 रख दो और x दोनों में से घटा दो। जब दोनों में से आप x घटा दोगे तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5/3 को कह रहा है ये अनुपात। ये दे रखा है कि यदि शादी के समय अनुपात इतना था तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी। अब यहाँ से भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब हम यहाँ से निकालने के लिए जाएंगे x की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू कितने निकल के आएगी, x की वैल्यू यहाँ से 12 निकल के आ जाएगी। जब x की वैल्यू 12 निकल के आ जाएगी, वो पूछेगा तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो 12 वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 12 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दिए गए खुले हुए घन से विकल्पों में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, ये इसके विपरीत आएगा, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत आएगा और ये इसके विपरीत आएगा। तो यहाँ पर गोला दे रखा है, तो इन दोनों में से तो ये आ गया, उसके बाद इनमें से ये आ गया और ये तो बन जाएगा। अगर इसकी बात कर लेते हैं, त्रिभुज आ गया, फिर ये आ गया ये वाला, और ये जो है समानांतर दिखाई दे गए हैं दोस्तों, तो ये वाला नहीं बन पाएगा। पर इसने पूछा है कि विकल्पों में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसके विपरीत ये होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा, आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये समानांतर दे रखे हैं, लेकिन विपरीत होना चाहिए। अगर ये चमकेगा तो ये नहीं चमकना चाहिए, ये चमकेगा तो ये नहीं चमकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39। अगर क्वेश्चन नंबर 39 को कर लेते हैं हम, 9 सत्ते 63, 63 हो गया, और 5 और 3 8, कितना हो गया 71, 4 चौक 16 प्लस 8 और 2 10, कितना हो गया 26, 8 सत्ते 56 प्लस 11 और 3 14, कितना आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 70 राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। यदि 91 हैज़ 32 बराबर 7 दे रखा तो 62 हैज़ 96 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हैज़ का मान क्या दे रखा है, किस तरीके से हमें ये जो क्वेश्चन है ये करना है। ये 91 दे रखा है, तो 9 माइनस 1, उसके बाद 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, जो निकल कर आई वैल्यू इसको भी घटा दो। 9 में से घटाओगे 8, माइनस 3 में से घटाओगे 1, बराबर कितना बचा 7। यही लॉजिक इसमें लगाया जाएगा। 8 में से 3 घटा दो, माइनस 5 में से 4 घटा दो, 8 में से 3 घटाओगे 5 बच गया, 5 में से 4 घटाओगे 1, तो कितना बचा 4। उसी तरीके से इसे करेंगे, 6 में से 2 घटाओगे, माइनस 9 में से 6 घटाओगे, तो 6 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 4, माइनस 9 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा
3, 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41वां क्वेश्चन है, दोस्तों का एक समूह षटकोणीय स्थिति में इस प्रकार बैठे हैं कि षटकोण के प्रत्येक कोण पर एक व्यक्ति हो। रवि राजेश के सामने बैठा है, प्रियंका विभा के बराबर में बैठी है, नीना विभा के सामने बैठी है लेकिन रवि के बराबर में नहीं बैठी है। यदि अनुज और राजेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है तो वह व्यक्ति कौन है? तो सबसे पहले तो हमें षटकोणीय स्थिति बना लेनी है और उसके आधार पर बैठाएंगे। षटकोणीय स्थिति किस तरीके से बनाई जाएगी दोस्तों? तो षटकोणीय स्थिति इस तरीके से होती है। ये षटकोणीय स्थिति है। षटकोणीय स्थिति में अब इन्होंने क्या कहा है, क्या प्रत्येक कोण पर एक आदमी है, यानी कितने कोण होते हैं षटकोण में? 6 कोण होते हैं। अब प्रत्येक कोण पर एक व्यक्ति है। रवि राजेश के सामने बैठा है। रवि राजेश के सामने बैठा है तो यहाँ पर राजेश को बैठा देते हैं सबसे नीचे, उसके बाद यहाँ पर रवि को बैठा देते हैं क्योंकि ये सामने बैठा है। अब बात कर लेते हैं, प्रियंका विभा के बराबर में बैठी है। प्रियंका जो है वो विभा के बराबर में बैठी है, तो सामने नहीं बैठी, प्रियंका विभा के बराबर में बैठी है। तो जैसे यहाँ पर प्रियंका बैठा देते हैं और इधर विभा, क्योंकि बराबर में बैठी है ना ये, तो बराबर में इस तरीके से बैठाए जाएंगे। कभी आप सामने बैठा दो, सामने पूछ कहता तो इधर बैठाते हम, प्रियंका के इधर बैठाते विभा को सामने कहता, पर उसने बराबर कहा है। अब उसके बाद प्रियंका विभा के बराबर में बैठी है, नीना विभा के सामने बैठी है। नीना जो है विभा के सामने, तो नीना कहाँ बैठी है? नीना विभा के सामने बैठी है। नीना विभा के सामने बैठी है लेकिन रवि के बराबर में नहीं बैठी है, तो नीना को यहाँ नहीं बैठा सकते, तो नीना इधर बैठ जाएगी क्योंकि उसने रवि के पास में बैठने को मना कर दिया नीना से। उसके बाद में क्या, कौन से बचे? तो जो बचे उसे हम इधर बैठा सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये षटकोण बन चुका है। तो अगर इधर बैठाने के लिए और कौन बचे हमारे पास? अनुज, तो अनुज को हम यहाँ पर बैठा देंगे। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि अनुज और राजेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा, तो अनुज और राजेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो वह व्यक्ति कौन है? तो वो नीना हो गई। तो सही आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीना। क्वेश्चन नंबर 42। 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 45 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 69 है। डिवीजन बी के 65 छात्रों के अंकों का औसत 65 है और डिवीजन सी के 50 छात्रों के अंकों का औसत 63 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इनका औसत ज्ञात करने के लिए सबसे आसान है, डिवीज़न ए के 45 छात्र हैं, 69 औसत है, तो 45 की गुणा 69 से कर दो। यहाँ पर बी, डिवीज़न बी में 65 छात्र हैं और 65 ही औसत है, तो 65 की गुणा 65 से कर दो। उसके बाद डिवीज़न सी में 50 छात्र हैं, 63 का औसत है, तो 50 की गुणा 63 से कर दो। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? जब हम 49 के 69 से करेंगे तो 3105, और डिवीजन बी के 55 छात्रों के अंकों का योग कितना आ जाएगा? 4225। डिवीजन सी क्या आ जाएगा? 3150। अब आपको पता होगा औसत कैसे निकालते हैं, इन सभी को जोड़ लो, 3105 को, 4225 को और 3150 को जोड़ लो। जब हम इनको जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा? 10,480। क्या बचेगा भाई? फिर बचेगा 10,480। कितना? 10,480। 10,480 होगा। छात्र कितने थे? 45 छात्र ये थे, और जी 65 छात्र ये थे और 50 छात्र ये थे। जब इन छात्रों को जोड़ लेंगे तो कितने छात्र हैं? ये 160 छात्र हैं। अब इसे डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो हमारा पूरी क्लास का औसत निकल आएगा। तो कितना औसत आएगा? 65.5 औसत आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर 65.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 65.5 सभी छात्रों के अंकों का औसत आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43, आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं और ज्ञात करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त हैं ये कथन या नहीं। तो प्रश्न है ए बी सी डी और ई में सबसे हल्का कौन है। सबसे हल्का पूछा प्रश्न में। अब कथन दे रखा सी बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है। सी जो है वो बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का। तो बना लेते हैं एक बार, थोड़ा सा समय लगेगा हमें चीज़ें बनाने में। सी बी और ई से भारी है। सी जो है ना वो बी और ई से भारी है। बी और ई से भारी है। अभी हम बराबर रख लेते हैं लेकिन डी से हल्का। तो डी से हल्का हो गया सी। जैसे क्या डी सबसे भारी नहीं है। तो डी सबसे भारी नहीं है तो सबसे भारी कौन हो जाएगा। सबसे भारी फिर तो ए हो जाएगा ना। सबसे भारी ए हो जाएगा। अब इसने कहा था केवल कथन एक ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल कथन दो ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सबसे हल्का पूछा है इसने, ए बी सी डी ई में सबसे हल्का कौन सा है। तब सबसे हल्के की बात करी जाए दोस्तों तो सबसे हल्का नहीं बता सकते हम, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बी और ई के बारे में इन्होंने बताया नहीं है। बस इतना कह दिया बी और ई से मतलब भारी है सी और डी से हल्का है और डी सबसे भारी नहीं है। तो सीधी सी बात है ए भारी हो गया। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि बी हल्का है या ई हल्का है, क्योंकि हमें अभी पता नहीं कि बी हल्का है या ई हल्का है। तो दोनों चीज़ों में ये चीज़ क्लियर नहीं हुई जो दोनों कथन अपने। अगर उसमें कहता कि ई सबसे हल्का है या फिर ई बी से नीचे है या बी ई से नीचे तो हम आंसर बता सकते थे। तो ना तो कथन एक ना कथन दो पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, ये आरेख दे रखा अंग्रेजी हिंदी और गणित विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, अंग्रेजी हिंदी और गणित विषयों की परीक्षा के लिए 500 प्रत्याशी हाजिर हुए। कितने प्रत्याशी हाजिर हुए, 500। कम से कम दो विषयों में फेल होने वाले प्रत्याशियों का प्रतिशत कितना है। जो दो विषय में फेल हुए हैं कम से कम उनका जो है प्रतिशत निकालना है। तो भाई दो विषयों में कितने फेल हुए हैं, दो विषयों में कितने फेल हुए हैं। देखिए कम से कम दो विषयों में फेल करते हैं, दो या तीन विषय में फेल। तो जो दो विषय में फेल है, अब देखो 5 स्टूडेंट है, ये तो तीनों में फेल है। ये 10 दे रखे हैं, ये तो अंग्रेजी हिंदी में फेल हैं। 12 दे रखे हैं, ये भी फेल हैं, ये भी फेल हैं। ये तो दो विषय में फेल होने चाहिए, ये तीन विषय में फेल होने चाहिए। अगर दो विषय की बात कर लेते हैं तो दो विषय में फेल विद्यार्थी कौन कौन से हैं, 10 12 12, यानी कि ये विषय में फेल हैं। और तीन विषय में बात कर लेते हैं तो ये 5 स्टूडेंट तीन विषय में फेल हैं। तो अगर इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 10 12 12 और 5। तो 12 12 24, 24 10 34, 34 5 39, 39 स्टूडेंट हमारे फेल हैं। उसने कहा था 500 प्रत्याशी हाजिर हुए थे, यानी कुछ तो पास हो गए, तो 500 हाजिर हुए थे। भाई 500 हाजिर हुए थे, परसेंटेज निकाला 39 फेल हैं। तो किस में से फेल है, 500 में से गुणा 100, इस तरीके से निकाल दोगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 39 काटोगे, 5 सत्ते 35, 4 बच गए, 5 अट्ठे 40। तो कितना आ जाएगा, 7.8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 7.8% लोग फेल हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कथन दे रखा है, उसके बाद निष्कर्ष दे रखे हैं। तो कथन है ओडिशा अब भी एक अविकसित राज्य है। दूसरा कथन है गरीबी बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्या हल नहीं हुई है। तो निष्कर्ष का ओडिशा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। ओडिशा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है ऑप्शन। और दूसरा निष्कर्ष यह ईश्वर की इच्छा है। तो अगर सही आंसर की बात कर लें तो देखो न तो निष्कर्ष एक सही है और न ही निष्कर्ष दूसरा वाला सही है, क्योंकि अकेला प्रशासन नहीं सुधार सकता। ओडिशा राज्य अगर अविकसित है तो उसे अकेला प्रशासन नहीं सुधार सकता। वहाँ पर गरीबी, वहाँ पर शिक्षा की कमी हो सकती है, बेरोजगारी की कमी हो सकती है। तो वहाँ पर इन चीज़ों की कमी हो सकती है, पानी की, बिजली की, सड़क की।
क्योंकि ये सारी चीज़ें शिक्षा प्रशासन सभी मिलकर सुधार सकते हैं, प्रशासन अकेला नहीं सुधार सकता। और दूसरा निष्कर्ष तो गलत ही हो जाएगा कि यह ईश्वर की इच्छा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, न तो निष्कर्ष एक सही है और न ही निष्कर्ष दूसरा वाला सही है। ये क्वेश्चन रीजनिंग के भी हो चुके हैं। अब जीएस के क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन जीएस के देखने को मिलेंगे, तो जीएस के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो शाक्य गणराज्य के थे। देखिए, गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के निवासी थे। शाक्य गणराज्य बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग तथा नेपाल के तराई वाले भाग में स्थित था। और इसकी राजधानी की बात कर लें तो राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी। शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु राजधानी थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। और शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गणराज्य के गढ़ मुख्य थे। शाक्य गढ़ से संबंधित होने के कारण इनका वंश शाक्य वंश कहलाया। शाक या सागौन वृक्षों की अधिकता के कारण इस गणतंत्र का नाम शाक्य गणतंत्र पड़ा। सागौन वृक्षों की अधिकता के कारण ही इस गणतंत्र का नाम क्या पड़ा था? शाक्य गणतंत्र पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो महाकाल मंदिर उज्जैन में ये सही है। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला ये भी सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क ये भी सही है। जैन मंदिर खजुराहो, तो ये खजुराहो में नहीं है जैन मंदिर, ये एमपी के छतरपुर ज़िले में है। कहाँ पर पड़ता है ये? मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। और ये जो जैन मंदिर है किसे समर्पित है? तो भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है जैन मंदिर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का जो समय था वो कब से कब तक चला था। दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो कौन था और अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कैसी होती थी? फारसी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी सी बीच कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? सबसे लंबा जो समुद्री तट है, समुद्र तट है, वो कहाँ पर पड़ता है? तो मरीना बीच है। क्योंकि यहाँ पर सी बीच की बात की गई है, तो मरीना बीच जो है भारत का सबसे लंबा सी बीच है। क्वेश्चन नंबर 50, अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी ये काजू की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मिट्टी होती है जो लाल लेटेराइट मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 153 जो है ये क्या करता है? ये राज्यों का प्रावधान करता है। कहाँ पर? राज्यों में। देखिए, अनुच्छेद 153 के बारे में यह हो गया। अनुच्छेद 148 की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है? तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहा जाता है। और आर्टिकल 136 की बात करें तो इसमें अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त है। और आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वो 12 सदस्य जो होते हैं साहित्य के क्षेत्र से हो सकती हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकती हैं, कला के क्षेत्र से हो सकती हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकती हैं। यानी इन 4 क्षेत्रों से जो है सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। और किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगर राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 53, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो उस समय कौन थे? फखरुद्दीन अहमद थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
देखिए 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी 21 महीने भारत में आपातकाल घोषित था। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्षों की अवधि के लिए होती है? तो 4 वर्षों की अवधि के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके केंद्रीय निर्देशक मंडल की नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए होती है। आपको पता होगा रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर था पहले कोलकाता में स्थापित किया गया था जब इसकी स्थापना हुई थी, पर 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और 1949 में आप सभी को पता होगा कि इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और अब इस पर यानी 1949 के बाद से भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है इस बैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो क्लियरिंग हाउस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 56, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। और अभी योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग है? तो नीति आयोग है। नीति आयोग की घोषणा कब की गई आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 58, दजोंगखा किसकी शासकीय भाषा है? दजोंगखा जो है ये किसकी शासकीय भाषा है? तो ये भूटान की है। हमें आसपास के जो देश हैं, भारत के आसपास के जो देश हैं, उनकी भाषा, उनकी संसद, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा के बारे में पता होनी चाहिए। तो दजोंगखा लैंग्वेज जो है ये भूटान की है और ये यहाँ की शासकीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 59, द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? 59वां है, द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एलईडी का आविष्कार किसने किया? एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो निक होलोनिक ने। किसने किया था भाई? निक होलोनिक ने किया था एलईडी का जो आविष्कार किया था। और इन्हें एलईडी का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राखी कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, राखी कपूर की जो ये पुस्तक है ये याद रख लेना आपको। ये पुस्तक जो है ये अच्छी पुस्तक है। नाउ यू ब्रीथ जो बुक है ये राखी कपूर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 62, फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 63, सरकार ने अनाधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भाई खनन प्रहरी, यानी खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए सरकार ने क्या जो कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। देखो इसरो की अगर बात करी जाए तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब होती है?
तो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। कमेंट करके बताना वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं इसरो के वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 25, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फिजी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिग डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ये कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है, इन्हें कर लेते हैं। तो 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिग डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो 8 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिग डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पाम टॉप, लैपटॉप। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये पर्सनल ही है। डेस्कटॉप भी पर्सनल होता है, पाम टॉप भी पर्सनल होता है, लैपटॉप भी पर्सनल होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? तो मोबाइल सिस्टम में जो प्रमुख महत्व है वो किसका है? तो डेटा सिक्योरिटी का, यानी डेटा सुरक्षा का जो है ये मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? प्रलोग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो .pl है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, USB 2.0 तकनीक का रो थ्रूपुट क्या है? तो रो थ्रूपुट इसका क्या है? तो 480 MB पर सेकेंड इसका जो है रो थ्रूपुट है। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, ICT का तात्पर्य क्या है? यानी ICT की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 73, FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो FQDN का पूर्ण रूप है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, संक्षिप्त कुंजी यानी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस टैब जब हम यूज़ करते हैं तो ये किस लिए यूज़ करते हैं? तो ये मूव बैकवर्ड थ्रो दी ऑप्शन, यानी विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? तो भाई इंसर्ट पर ही क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 46, मेल मर्ज घटक क्या है? तो मेल मर्ज घटक क्या है? MS वर्ड। मेल मर्ज घटक क्या है? ये MS वर्ड का कंपोनेंट होता है जिसकी सहायता से आप एक ही मेल को एक ही समय पर अधिक लोगों को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो वो किसकी अनुमति नहीं है? डिलीट द वर्कशीट की अनुमति नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? तो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली इनमें से कौन सी है? NEFT, इसकी फुल फॉर्म भी बताना है। फुल फॉर्म नेफ्ट जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? NEFT ये ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है।
क्वेश्चन नंबर 79, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? पाम ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग का उदाहरण है। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग का ये सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 80, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अभी 20 क्वेश्चन यूपी जीके के आ जाते हैं तो इन्हें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो भाई दूसरी उर्दू है, हम सभी को पता। और पहली कौन सी है? पहली भाई हिंदी है। और उर्दू की बात करी जाए तो 1989 में संशोधन किया गया था और इसके तहत ही उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में, दूसरी राजभाषा के रूप में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 82, अगर हिंदी की पूछ लें तो ये 1951 में जोड़ी गई थी। कब? 1951 में। और उर्दू 1989 में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? तो 16.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो किसकी सबसे अधिक थी? प्रयागराज की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर आ जाएगा, कानपुर के बाद गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 84, लखनऊ योजना किस विकास से संबंधित है? तो लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। देखिए, भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 में एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लखनऊ योजना प्रारंभ की गई थी और यह सड़क निर्माण व मरम्मत से संबंधित थी। तो लखनऊ योजना कब शुरू हुई थी? तो 1981 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया कब? तो 1989 में। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 5। कितनी है? 5। वो 5 कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो एक तो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, दूसरा नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, तीसरा सैम हिंगिस बॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, पांचवा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू जनजाति की जो संख्या है यूपी में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? देखिए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है और इनका मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ था यूपी में, वो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म की बात कर लें तो झांसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झांसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे कौन थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। संगीत रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन ने शुरू किया था किसकी स्मृति में? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। और ये शहनाई वादक थे तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जब लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया था, तो उस समय जो शहनाई बजाई थी तो बिस्मिल्लाह खां ने ही बजाई थी। क्वेश्चन नंबर 90, अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नवाबों की उपाधि धारण करते थे जो अवध के, आपने सुना भी होगा कि अवध के नवाब, तो अवध ये नवाबों की जो उपाधि है ये धारण करते थे। पर 1856 के बाद क्या होता है, क्या जो डलहौजी था तो डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था और उसके बाद इनका जो शासन है वो खत्म हो चुका था और ब्रिटिश भारत में मिल चुका था फिर अवध राज्य जो था। क्वेश्चन नंबर 91,
मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को। किसे कहा जाता है? सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये इलाहाबाद में है। 93, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलाना है हमें। तो एक तरफ सूची राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ ये दे रखे अणु शक्ति केंद्र। तो गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कर्नाटक का तो कैगा है, राजस्थान उत्तर प्रदेश का क्या है? नरोरा हो जाएगा। और गुजरात की बात करी जाए तो गुजरात का काकरा पार हो जाएगा। गुजरात का क्या? काकरा पार। और राजस्थान का रावत भाटा। तो यहाँ पे क्या लग गया? तो कैगा हो गया, कर्नाटक कैगा, राजस्थान में रै लग गया, रावत भाटा। उत्तर प्रदेश का तो पता ही होगा, नरोरा। गुजरात का काकरा पार। और तारापुर जो है वो महाराष्ट्र का है। तो पहले का दूसरा ऑप्शन नंबर ये होगा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल कहाँ पर स्थित है? तो ये सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर है? गोरखपुर में। अगर इसकी स्थापना की बात कर ली जाए, महावीर जूट मिल्स की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। कब? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये नोएडा और लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 96, तो वही है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का मिलान करना है हमें। तो अगर सही उत्तर की बात करी जाए तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी है ही। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है? कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? ये फूलपुर में है। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? फूलपुर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उर्वरक कारखाना जो है ये गोरखपुर में भी है, तो पर यहाँ पर फूलपुर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बांधों से भी जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यूपी के गिने चुने बांध हैं, उन बांधों को अगर आप कर लोगे तो एक नंबर आपका जो है पक्का हो जाएगा। तो परीक्षा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगर बेतवा नदी की बात करी जाए तो ये किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी जो है भाई यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है यमुना। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो ये किस नदी पर है? तो ये भी बेतवा नदी पर है। किस पर है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो बेतवा नदी पर है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये भी बेतवा नदी पर है। और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 99, आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? तो ये वाराणसी से मानी जाती है। लंगड़ा किस्म जो है वाराणसी से मानी जाती है। आम की और भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे दशहरी आम, चौसा आम, अल्फांसो आम, केसर आम, बादामी आम, सफ़ेदा आम। इस तरीके से बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं। देखो, दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद से संबंधित है। चौसा आम हरदोई सहारनपुर से। अल्फांसो आम रत्नागिरी। केसर आम जूनागढ़ से। अगर बादामी आम की बात करें तो ये कर्नाटक से है। सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश से है।
तो ये इम्पोर्टेंट हैं। कुछ रोमानी आम हो गए जैसे चेन्नई से, गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, और फाजली आम बिहार पश्चिम बंगाल, इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, रसपुरी आम कर्नाटक, नीलम आम आंध्र प्रदेश से है, बॉम्बे ग्रीन ये पंजाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो झांसी, झांसी में नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो भी बताना, और कुछ कमी लगी हो तो भी बताना, कोशिश करेंगे उस कमी को सुधारने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।